हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट्स इंजीनियरिंग। आज का वीडियो वाकई बड़ा कमाल का होने वाला है दोस्तों, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम अपने कुछ बेसिक ईडी ऑपरेशंस के ऊपर फोकस करने वाले हैं, जो कि इनिशियली आपको अपने हर एमएल प्रोजेक्ट में जरूरी होता है कि भाई पहले डेटा को समझा जाए, पहले उसको स्ट्रक्चर को जाना जाए, क्या डेटा है, कैसा डेटा है, क्या बिहेवियर है, क्या उसमें रोज है, क्या कॉलम है, क्या उनका टाइप है। ऐसे कुछ बेसिक तमाम क्वेश्चंस होते हैं जिनका इनिशियली आपको आंसर मिलना चाहिए, जो कि हमारे कुछ बेसिक एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस के जो ऑपरेशंस हैं उसके थ्रू आपको मिल जाएगा। हालांकि इसमें जो अपना हैंडलिंग द मिसिंग वैल्यूज वो तो ऑलरेडी हम बड़े डिटेल में कवर कर चुके हैं। अब कुछ बेसिक बातें जो है, इनिशियल बातें जो है, उनके ऊपर फोकस करते हैं। जैसे कि हमारा वही जो डेटा फ्रेम जो इससे पहले हमने देखा था कि हमारे पास भैया इंप्लॉइज थे, वो अलग अलग डिपार्टमेंट में बिलोंग करते थे, उनका एक्सपीरियंस, सैलरी, ये सारा पार्ट हमारे पास डीएफ डेटा फ्रेम में था, वो हम ले चुके थे और रीड कर चुके थे, रीड राइट भी हो चुका है ना। अब मुझे उस डेटा फ्रेम के शेप को समझना है, यानी कि सिंपली शेप मतलब क्या, उसमें कितने रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं। अब देखिए, रोज बताते हैं कि आपका डेटा सेट में कितने रिकॉर्ड्स हैं, बराबर है, और जो कॉलम्स है वो ये बताते हैं कि उसमें कितने फीचर्स हैं, उसमें कितने एट्रीब्यूट्स हैं, जिसके बेसिस पे आपका एक एक रिकॉर्ड जो है वो डिस्टिंग्विश किया जा सकता है, उसके बारे में जानकारी हासिल की जा सकती है। तो यहां पे मैं अपना डेटा फ्रेम का जो नाम है डीएफ ये लिख देता हूं एंड डॉट शेप। अब ये शेप मुझे यही बता रहा है कि देखो जी, 6 आपके पास रिकॉर्ड्स हैं और 6 आपके पास कॉलम्स है, तो 6 बाय 6 मतलब यहां पे अपने पास 6 रोज 6 कॉलम्स का एक कलेक्शन डेटा फ्रेम 2D स्ट्रक्चर आपके सामने है। तो ये स्ट्रक्चर की एक बेसिक ओवरव्यू वाली जानकारी मिल गई। अब थोड़ा सा और इंफॉर्मेशन उसके बारे में जानकारी हासिल करते हैं, जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। बहुत सारी बातें यहां पे किससे जो है क्लियर हो जाएंगे। df.info, बस आपको डेटा फ्रेम का जो नाम है df, उसके आगे डॉट ऑपरेटर यूज करके इन्फो मेथड अप्लाई करना है। ये आपको बताएगा कि आपका जो ये स्ट्रक्चर है, ये बेसिकली पांडास निर्मित जो डेटा फ्रेम स्ट्रक्चर है वो है। ये क्लियरली इलस्ट्रेट कर रहा है, ये पांडास निर्मित जो आपका डेटा फ्रेम स्ट्रक्चर है उसमें आपका डेटा पड़ा हुआ है। ठीक है जी, क्लियर हो गया। उसके बाद जो रेंज इंडेक्सेस, मतलब यहां पे टोटल आपके पास कितनी एंट्रीज है, 6 एंट्रीज है, और उनका जो इंडेक्सिंग है, यानी कि जो पोजीशनिंग, जो कि हम लोग 0 से शुरू करते हैं। तो अगर 6 अगर हमारे पास एंट्रीज है तो इट विल स्टार्ट फ्रॉम लेट्स से 0 1 2 3 4 5 हो गई 6, तो यहां पे 0 to 5 आपकी इंडेक्स रेंज है। उसके बाद टोटल कॉलम्स 6 कॉलम्स है, टोटल 6 कॉलम्स, उनकी जानकारी आप देखिए। जैसे कि हम ये पहले देख चुके थे 6 बाय 6, तो ये थोड़ा सा ब्रीफ में था। अब जो आप यहां पे इन्फो में देख रहे हो वो डिटेल में है। यहां पे आपको क्लियरली पता चल रहा है कि ये जो रिकॉर्ड्स हैं उनकी इंडेक्सिंग वैल्यूज कहां से कहां तक है, उसके जो कॉलम्स है वो 6, उनके नाम क्या है, जैसे इंप्लॉय आईडी है, नेम है, डिपार्टमेंट है, एज है, सैलरी है और एक्सपीरियंस है। और यहां पे नॉन नल कंटेंट, मतलब ऐसे कितने रिस्पेक्टिव रिकॉर्ड्स हैं पर कॉलम की मैं बात कर रहा हूं, पर कॉलम जो कि मिसिंग नहीं है, जो वैल्यूज मिसिंग नहीं है। तो ये बोलता है 6 की 6 वैल्यूज मिसिंग नहीं है, मतलब यहां पे कुछ भी मिसिंग नहीं है। सेम यहां पे भी कुछ भी मिसिंग नहीं है, यहां पे भी कुछ भी मिसिंग नहीं है, यहां 2 वैल्यूज मिसिंग है। एज में 2 वैल्यूज मिसिंग है, यहां पे 1 वैल्यू मिसिंग है, सैलरी में, एक्सपीरियंस में 1 वैल्यू मिसिंग है। हैंडलिंग मिसिंग वैल्यूज में देखा था ना, एज में 2 थी, सैलरी में 1 थी, एक्सपीरियंस में 1 था। तो यहां पे देखिए स्पष्ट रूप से हमें पता चल रहा है कि कहां कौन सी वैल्यू मिसिंग है, वो भी हम यहां पे इनिशियली जज कर सकते हैं। उसके बाद ये डी टाइप, यानी जैसे मैंने कहा कि किस टाइप का डेटा भैया रिसाइड कर रहा है आपके उस कॉलम के अंदर, तो चाहे वो भैया न्यूमेरिकल, इंटीजर, फ्लोट टाइप ऑफ डेटा हो, या फिर यहां पे नेम और डिपार्टमेंट जैसे ऑब्जेक्ट लिखा है, यानी कि कैटेगोरिकल टेक्स्ट टाइप डेटा जो है वो आपको यहां पे देखने को मिल जाएगा। तो ये भी इंफॉर्मेशन वी आर ट्राइंग टू गैदर। उसके बाद ये तो डी टाइप्स हमारे हो गए जो मैंने मेंशन किए, 3 फ्लोट है, ये इंटीजर है और ये रिस्पेक्टिवली आपके 2 ऑब्जेक्ट। मेमोरी यूजेज कितना है, कुछ बाइट्स में, मतलब बहुत ही छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा अपना जो डेटा सेट है, जो हमारे मेमोरी में इतनी जगह घेर के बैठा है, जो कि इतनी नहीं है, बहुत ही कम है, लेकिन वो भी इंफॉर्मेशन यहां पे हमें देखने को मिल रही है। डिस्क्राइब, बहुत ज्यादा स्पेसिफिकली स्टैटिस्टिकली हम अपने डेटा को देखने की कोशिश करते हैं। ये वो आपकी मैट्रिक्स है, वो स्टैटिस्टिकल ऐसी मैट्रिक्स है जो कि हर एक रिस्पेक्टिव कॉलम के लिए आपको दिखाई देंगी। एंड लेट मी बी वेरी प्रिसाइज हियर, हर एक कॉलम बोलने के बाद एक बहुत स्पेसिफिक केस उसमें आता है, हर एक न्यूमेरिकल कॉलम। हमने अभी भी डेटा टाइप देखा था, फ्लोट, इंटीजर, दीज आर न्यूमेरिकल टाइप्स। तो फ्लोट कौन है, ये है भैया सैलरी, एक्सपीरियंस। इंटीजर कौन है भैया, इंप्लॉय आईडी, बराबर है जी, सही है ना। और एज भी है इसमें, फ्लोट में। तो ये आपका इंप्लॉय, एज, सैलरी और एक्सपीरियंस। नेम और डिपार्टमेंट कहां गया, ये एक बात आपको समझनी है, क्योंकि ये न्यूमेरिकल आपके एट्रीब्यूट्स हैं जिनमें नंबर्स की जरूरत होती है। अगर आपको काउंट निकालना है, आपको मिनिमम, मैक्सिमम, मीन, एवरेज, स्टैंडर्ड डिविएशन, परसेंटाइल अगर वैल्यूज निकालनी है, तो उसके लिए आपके कॉलम में आंकड़ों का होना बहुत जरूरी है। एंड दैट्स व्हाई in the describe method you will get these numbers only for numerical attribute and not for categorical or labeled or text type of attributes। ये एक बात आपको समझनी है। अब एकदम सिंपल भाषा में बताऊं तो देखिए, यहां काउंट का मतलब कितने आदमी थे, यानी कि इंप्लॉयडी में 6 है, एज में 4 है, सैलरी में 5 है, एक्सपीरियंस में 5 है, कितनी वैल्यूज उस कॉलम में मौजूद है,
अब यहां दिख रहा है कि कुछ तो मिसिंग है, वो तो पिछली बार देखा था ना इस रिस्पेक्टिव इन्फो के जरिए। मीन यानी कि एवरेज, ये बताता है कि एवरेज क्या है पर कॉलम का। यानी मान लीजिए जैसे एज 31 मैं यहां पे एवरेज मान रहा हूं इस कॉलम का, यानी एज जितने भी हैं आपकी उस कॉलम के अंदर वैल्यूज, उन सबका एडिशन करना है। एडिशन करने के बाद डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है, काउंट कितना है, 4। अगर ये आप रिस्पेक्टिव ऑपरेशन परफॉर्म करते हो तो आपको एवरेज मिलता है 31। तो एक एवरेज बिहेवियर ऑफ दैट कॉलम आपको देखने को मिल जाता है। स्टैंडर्ड डिविएशन छोटी वैल्यू है, मतलब भैया आपका डेटा जो है वो मीन से सटा सटा सा है। अगर भैया रिस्पेक्टिवली आपकी वैल्यू बहुत बड़ी है, यानी कि आपका जो डेटा है वो मीन से खफा खफा सा है, यानी कि दूर दूर फैला हुआ है। इन शॉर्ट टेक्निकली आपका डेटा का जो स्प्रेड है वो कैसा है, क्या वो मीन के नजदीक है, स्प्रेड अराउंड उसका नेचर नजदीक है या बहुत दूर है, ये वो स्प्रेड नेचर जो है आपके डेटा डिस्ट्रीब्यूशन का अराउंड द मीन बताने की कोशिश स्टैंडर्ड डिविएशन करता है। और मिनिमम मैक्सिमम तो सिंपल सी बात है कि अगर आपका मैं एक कॉलम पकड़ता हूं जैसे एज, तो उसमें मिनिमम एज है 25, मैक्सिमम है 40, मतलब 40 के ऊपर नहीं है, 25 के नीचे एज नहीं है, ये क्लियरली बताने की कोशिश करता है। और 25, 50, 75 ये क्या भैया, परसेंटाइल। अब ये परसेंटाइल देखिए कुछ इस तरीके से आप समझिए, मैं आपको समझाता हूं, आगे तो बड़े डिटेल में इसको डोंट वरी, जब मैथ्स वाले फंडे आएंगे तब तो इसको देखने वाले हैं भैया, तब तो इसे समझने वाले हैं। अभी बेसिक सेंस में समझ लीजिए, मेरा ये कॉलम है, लेट्स से एज, दिस इज अ कॉलम, इसको मैंने भैया रिस्पेक्टिवली सॉर्ट कर लिया छोटे से बड़े ऑर्डर में, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में, और मैं कहता हूं 25 परसेंटाइल इज इक्वल टू समथिंग लाइक दिस वैल्यू। अब इसमें अपने पास क्या है, अपने पास है 28, चलो ठीक है, लेट्स से 28 ले लेते हैं। दिस 28 इज द 25 परसेंटाइल वैल्यू, यानी कि लेट्स से मेरी ये v है दैट इज इक्वल टू 28। अब इसका अर्थ क्या निकलता है, इसका मतलब क्या निकलता है, इसका सिंपल मतलब ये निकलता है कि आपका जो ये पूरा का पूरा कॉलम का डेटा है, इसका 25% डेटा ऐसा है जो कि इस वैल्यू 28 से कम है। सीधी सी बात है, सिंपल सी बात है। सेम गोज फॉर द 50 परसेंटाइल। अब यहां 50 परसेंटाइल की वैल्यू कितनी जी अपनी, यहां पे वो अराउंड है 29। ओके जी, ठीक है, यहां लिख देते हैं फिर 29। तो ये क्या कहता है कि अगर मान लो यहां पे मैं 29 ये वैल्यू लिखता हूं, तो तकरीबन आपका जो वो पूरा कॉलम का डेटा है उसका 50% ऑफ डेटा जो है, आधा काइंड ऑफ आप पकड़ लो उसको, तो वो इस वैल्यू से कम है। यानी कि इसको कई बार हम लोग मीडियन वैल्यू भी कंसीडर कर लेते हैं। बात समझ में आ रही हो कि नहीं। और जब हम लोग 75 परसेंटाइल की बात करते हैं तो उसमें हमारी जो लेट्स से वी डैश में ऐसा कंसीडर करता हूं, तो यहां पे एक वी डैश ले लेते हैं, ये वैल्यू होगी, ठीक है। यानी ये कहता है कि 75% आपका जो डेटा है कॉलम का वो इस वैल्यू से कम है, एंड दैट्स व्हाट द परसेंटाइल आइडिया इज, एंड दैट्स व्हाट दीस रिस्पेक्टिव फिगर्स आर ट्राइंग टू टेल यू। डोंट वरी, इसके बारे में आगे बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कशन होने वाला है। क्वार्टाइल क्या होता है, परसेंटाइल क्या होता है, क्वांटाइल्स क्या होते हैं, बहुत सारी चर्चा जो है आगे होने वाली है। बट अभी बेसिक आइडिया आई थिंक आपको मिल गई होगी, डेटा की समझ आपकी डेवलप हो गई होगी। कॉलम्स अगर कौन कौन से हैं, अगर आपको स्पेसिफिकली उनके नाम देखने हैं तो df.columns एट्रीब्यूट यूज कीजिए, आपको सारे कॉलम्स के नाम यहां पे अलग से भी देखने को मिल जाएंगे। वैल्यू काउंट एक बहुत इंपॉर्टेंट सा फंक्शन बन जाता है फॉर योर कैटेगोरिकल टाइप ऑफ डेटा। जैसे डिपार्टमेंट, हमारे पास 3 टाइप के डिपार्टमेंट है, आईटी, एचआर और फाइनेंस। अब मुझे यहां पे हर कैटेगरी के कितने रिकॉर्ड्स हैं वो अगर जानना है, वो अगर उनकी वैल्यू काउंट जाननी है, तो वैल्यू काउंट अपन आगे लगाते हैं फॉर द डेटा फ्रेम डिपार्टमेंट एट्रीब्यूट। तो आईटी में कितने हैं जी, 3 रिकॉर्ड्स हैं आईटी के, फाइनेंस के 1 है, एचआर के 2 है। ये डिटेल्स आपको यहां वैल्यू काउंट के जरिए मिल जाती है, और इससे हमें पता चल जाता है कि हमारा जो डेटा है वो कैटेगरी वाइज कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, हेवीली बैलेंस्ड है या हेवीली इम्बैलेंस्ड है, ये आइडिया अपने को यहां पे मिलती है जानने को। उसके बाद भैया हम डिपार्टमेंट की बात करते हैं, यूनिक वाइज, मतलब मुझे देखो जी रिपीटेबिलिटी होगी मेरे कैटेगोरिकल डेटा में, आईटी 3 बार दिख रहा है, एचआर 2 बार दिख रहा है, फाइनेंस 1 बार दिख रहा है, मैं मानता हूं रिपीटेबिलिटी होगी, लेकिन मुझे यूनिकली बताओ, यानी कि ये सिंपली डिस्टिंक्ट कीवर्ड का इस्तेमाल कर रहा है। इंटरनली जैसे अपन कहते हैं ना, एसक्यूएल में एक डिस्टिंक्ट कीवर्ड होता है। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है कि भाई रिपीटेबिलिटी को अवॉइड करो, माइनस करो, और जो यूनिकेबिलिटी है, मतलब जो यूनिक चीज है, वो जो एक नाम है जो भले कई बार दिख रहा होगा, लेकिन मुझे एक बार यहां पे मेंशन करके चाहिए, दैट इज आईटी, एचआर और फाइनेंस। बात समझ में आ रही है। तो यूनिक के थ्रू हमें यह पता चलता है कि डिपार्टमेंट में कौन कौन से डिपार्टमेंट एक्चुअल में कंसीडर किए गए हैं, माइनस द रिपीटेबिलिटी ऑफ दैट। वी आर नॉट रिपीटिंग दोज वैल्यूज, वी आर डिस्टिंक्टली मेंशनिंग देम। उसके बाद हम लोग बात करते हैं एन यूनिक। एन यूनिक मतलब नंबर ऑफ यूनिक वैल्यूज, यानी कि यहां पे ये एक्चुअल में वैल्यूज आपको देता है, दैट इज आईटी, एचआर एंड फाइनेंस, द यूनिक वैल्यूज, द डिस्टिंक्ट वैल्यूज, और इसमें ये बताता है कि आपके पास टोटल डिस्टिंक्ट वैल्यूज हैं कितने। तो वो तो वैसे भी 3 है, आईटी है, एचआर है, फाइनेंस है, 3 ही है, तो वो आंकड़ा आपके सामने रखता है, ये वैल्यू आपके सामने रखता है, और ये रिस्पेक्टिवली हर एक कैटेगरी में कितने रिकॉर्ड्स हैं ये वैल्यू आपके सामने रखता है। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि इनिशियल डेटा अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगी, जो कि आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस किया। समझ में आ गया हो तो लाइक कर दीजिए, उससे भी ज्यादा जरूरी इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ। थैंक्स अ लॉट दोस्तों फॉर वाचिंग दिस वीडियो।